अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं श्वेता भट्टाचार्य आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। अच्छे और अधिक पुष्पन हेतु पॉलीहाउस में लगी झरबेरा की फसल में जरूरी प्रबंध। पशुओं के लिए हरे चारे को संरक्षित करने हेतु साइलेज बनाने की तकनीक। प्रदेश के जिन किसान भाइयों ने पॉलीहाउस में झरबेरा की फसल लगा रखी है, वो इस फसल से अच्छी क्वालिटी के अधिक फूलों की प्राप्ति के लिए कौन कौन से आवश्यक कार्यों को कब और किस प्रकार से करें। आइए जानते हैं बिहार कृषि महाविद्यालय ढोली के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर अनिल कुमार से। अगर किसान अगस्त सितंबर में जरबेरा की खेती किए होंगे पॉली हाउस के अंदर, तो इस समय उनके जरबेरा फलने फूलने की स्थिति में होगा, यानी फ्लावरिंग हो रही होगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जरबेरा का शक्कर के द्वारा होता है। एक पौधे हम लगाते हैं, उसके बाद उसके जमीन के लेवल से शक्कर से निकलती है, फिर उसमें 1.5 से 2 महीने में दूसरा फूल आता है। जरबेरा में आप NPK यानी खाद उर्वरक का व्यवहार अवश्य रूप से करें। रोपाई के 3 सप्ताह बाद उर्वरकों से NPK 19:19:19 का 0.4 ग्राम मात्रा प्रति पौधे की दर से 1 दिन के अंतराल पर पहले 3 माह तक या जब तक वानस्पतिक पर पौधा हो उस मात्रा में देते रहना चाहिए। जब पौधों पर फूल आने लगते हैं तब NPK 12:8:35 का 0.4 ग्राम मात्रा प्रति पौधे की दर से 1 दिन के अंतराल पर देते रहना चाहिए। इससे अधिक फूल एवं फूल गुणवत्ता अच्छी रहती है। इसके अलावा पौधों को सूक्ष्म पोषक तत्व की भी आवश्यकता होती है। इसके लिए 40 ग्राम सूक्ष्म पोषक तत्व 1000 लीटर पानी के साथ मिलाकर सिंचाई के साथ दिया जाए तो गुणवत्ता युक्त फूल पैदा होते हैं। हमेशा 2 से 3 माह के बाद मिट्टी की जांच कराते रहना चाहिए, जिससे कि उर्वरक का प्रबंधन ठीक प्रकार से किया जाए तथा उर्वरकों का प्रयोग हमेशा सुबह 6 से 7 बजे तक कर देना चाहिए, जिससे पौधे उर्वरकों का पूर्ण रूप से उपयोग कर लेते हैं। तो कहने का मतलब ये कि 1.5 से 2 महीने लगता है एक फूल के निकलने के दूसरे फूल के निकलने के अंतराल पर। तो इस समय फ्लावरिंग स्टार्ट है, तो समय पर आप फल की तोड़ाई करें पहली बात, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टिलर निकले। दूसरी बात ये ध्यान देने की जरूरत है कि निकाई गुड़ाई करते समय जो भी पुरानी पत्तियां हैं, ओल्डर लीफ जिसको हम बोलते हैं, वो पीली पड़ के सूखने लगती है, उसको हटाते जाएं। अगर नहीं हटाएंगे तो उसमें उसके सड़ने गलने या इन्फेक्शन होने की संभावना है, जिससे आपको दवा और इस सब का व्यवहार करना पड़ेगा। तो साफ सफाई करें। और जरबेरा के खेत में अगर आप देखें पॉली हाउस के अंदर है या बाहर है, तो तापमान का वेरिएशन का बड़ा इफेक्ट पड़ता है। अगर तापमान अभी ठंडा है, बीच में अगर 10 दिन भी तापमान थोड़ा सा टेम्परेचर उठ जाए, 25-26 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान हो जाए, तो थ्रिप्स और माइट का प्रकोप बहुत तेजी से होता है। पौध सुरक्षा उपायों पर विशेष ध्यान की जरूरत होती है, क्योंकि झरबेरा में मुख्य रूप से सफेद मक्खी, माहू माइट, थ्रिप्स, लाल मकड़ी तथा पत्ती काटने वाले हानिकारक कीटों का प्रकोप होता है, जो फसल एवं फूलों को काफी क्षति पहुंचाते हैं, जिसके कारण
फूल उत्पादक को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। थ्रिप्स कीट फूलों एवं टहनियों के रस चूस कर सुखा देते हैं। बेस्ट इलाज है कि अगर आप ड्रिप से सिंचाई कर रहे हैं तो सिंचाई रोक दें और पाइप ले लें और पाइप से इनकी 10 से 15 दिन के अंतराल पर एक बार धुलाई करें। धुलाई करने से क्या होता है कि थ्रिप्स और माइट वाश हो जाते हैं और जमीन में गिरते हैं, मर जाते हैं। इसके अलावा कन्फीडर जो इमिडाक्लोरोपिड के नाम से आती है 1 से 1.5 ml प्रति लीटर पानी की दर से घोल बना के अगर उस पर स्प्रे करते हैं तो सर्दिया इसका निदान होगा। लाल मकड़ी कीट के नियंत्रण के लिए केल्थेन 1.5 मिलीलीटर या वर्टीमेक 1 मिलीलीटर या 1 मिलीलीटर ओमाइट दवा को प्रति 1 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। और इसमें इस समय आपको ये ध्यान देना है कि जरबेरा की चूंकि एक बार हम लगाते हैं तो लगभग 3 साल तक एक ही स्थान से खेती करते हैं, तो आपको ये ध्यान देना है कि जब फूल कंप्लीट खिल जाए तो आप ऊपर से फूल को पकड़ के नीचे लटकाएंगे तो वो तुरंत जो है टूट जाता है जमीन के पास से और तो किसी तरह का हानि नहीं होती। झरबेरा फूल 2 पंखुड़ियों की पंक्तियों को खिल जाने के बाद ही तोड़ना चाहिए, क्योंकि अविकसित फूल की वृद्धि के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। फूलों को काटने से पुष्प वृंत का कुछ भाग पौधे पर ही रह जाता है, जिससे कि पौधा सड़ने लगता है और नई प्ररोह का विकास भी नहीं हो पाता। फूलों की तुड़ाई के बाद उनको नीचे से थोड़ा काटकर तुरंत पानी में डाल देना चाहिए। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। पशुओं के लिए हरे चारे को संरक्षित करने हेतु साइलेज बनाने की तकनीक। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। पशुओं को हरा चारा साल भर उपलब्ध कराना एक कठिन कार्य है। इस बात को ध्यान में रखते हुए आज हम हरे चारे को लंबे वक्त तक संरक्षित रखने की साइलेज विधि के बारे में जानकारी लाए हैं। तो क्या है साइलेज बनाने की विधि और आप इसे अपने पशुओं के आहार में किस प्रकार से प्रयोग में लाएंगे, जानते हैं जिला पटना की एक कृषि वैज्ञानिका डॉक्टर अर्चना से। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि पशुओं के लिए हरे चारे का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। पशुओं को कार्य करने के लिए, उनका उत्पादन बढ़ाने के लिए और उनका प्रजनन कार्य करने के लिए हरे चारे का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। वैज्ञानिक तरीके से पशुओं के लिए जो डाइट चार्ट बनाई जाती है उसमें 2/3 रफेजेस और 1/3 कंसंट्रेट की आवश्यकता होती है। रफेजेस यानी हरा चारा और कंसंट्रेट यानी मोटा दाना, बाजरा, मक्का इत्यादि। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पशुओं के लिए पूरे साल हरे चारे की आवश्यकता होती है, लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि पूरे साल हरा चारा उपलब्ध नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में हमारे किसान भाई क्या कर सकते हैं कि जिस मौसम में हरा चारा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो उसी मौसम में वो हरे चारे को संरक्षित करके विषम परिस्थिति के लिए रख सकते हैं। और हरे चारे को संरक्षण कैसे किया जाए वो विधि मैं अभी आपको बताऊंगी। हरे चारे को 3 तरीके से संरक्षित किया जा सकता है, जिसको हम लोग कहते हैं साइलेज मेकिंग, हे मेकिंग और कृत्रिम रूप से घास को सुखाना। तो साइलेज मेकिंग में क्या करते हैं कि हम 2 तरीके से साइलो बनाते हैं। साइलो को मतलब गड्ढा या घास को रखने की जगह जो है, तो गड्ढा विधि कहते हैं या टावर विधि कहते हैं। गड्ढा विधि में क्या कहते हैं कि जमीन में गोलाकार या रेक्टेंगुलर चतुर्भुज आकार का हम 2.5 से 3 मीटर का गड्ढा बनाते हैं। पहले दिन ये काम कर लेते हैं। दूसरे दिन क्या करते हैं कि जिस फसल की हमें साइलेज बनाना है, जनरली हम लोग मक्का या बाजरा फसल का साइलेज बनाते हैं जो ज़्यादा उपयुक्त होता है। तो सुबह के वक्त में जब ओस छट जाती है हम फसल काट लेते हैं और खेतों में उनको पूरी तरह बिछा देते हैं अच्छी तरह से फैला के, ताकि उसकी नमी निकल जाए और शाम में उस फसल की गट्ठर बना लेते हैं। दूसरे दिन क्या करते हैं कि उस गड्ढे में
घास बिछाते हैं, बिछौने के तौर पे दूसरी कोई घास बिछाते हैं, और जिस फसल की हमें साइलेज बनानी है उसको कुट्टी काट लेते हैं और कुट्टी काट कर उस गड्ढे में उसको डालते जाते हैं और दबाते जाते हैं। दबाने का मतलब है कि उसके अंदर हवा नहीं होनी चाहिए बिल्कुल। इसी तरह उसमें हम भरते जाते हैं और एक जमीन से 1-2 फुट ऊंचे तक उसमें हम घास को भरते हैं। फर्मेंटेशन की प्रक्रिया होती है तो बाद में वो खुद ब खुद दब के जमीन का लेवल में आ जाएगा, इसलिए उसको हम 1-2 फुट ऊंचा तक करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि जो नीचे में जो घास हमने बिछाई थी वो घास को ऊपर से फिर से बिछाते हैं और उसके बाद उस पर से हम मिट्टी और गोबर से उसको लीप देते हैं, मतलब पूरी तरह बिल्कुल सील कर देते हैं ताकि उसके अंदर ना हवा प्रवेश कर पाए ना पानी प्रवेश कर पाए। और ज्यादा सुरक्षा के लिए उसके ऊपर से हम प्लास्टिक की कोई शीट भी बिछा सकते हैं जिससे कि पानी उसके अंदर बिल्कुल नहीं जाए। और किसान भाई को ये ध्यान में रखना होगा कि वो ऊंचे स्थान पे बनाए ताकि आसपास पानी ना जमने पाए, और ये भी ध्यान रखना होगा कि सीपेज भी ना हो, बिल्कुल जरा सा भी पानी और हवा नहीं जानी चाहिए, नहीं तो क्या होता है कि वो साइलेज खराब होने का डर होता है। अगर किसान भाई को कोई असुविधा हो संरक्षण में तो नजदीक के पशु चिकित्सालय से संपर्क कर सकते हैं। वहाँ पे संबंधित अधिकारी उनको बकायदा एक प्रोग्राम देंगे, एक चार्ट बना के देंगे और उस आधार पे जो है किसान भाई अपने हरे चारे का संरक्षण कर सकते हैं। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और कमर्शियल ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। मुर्गी की व्हाइट लेग हॉर्न नस्ल का पालन कर किसान ले सकते हैं अच्छी आय। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मुर्गी पालन व्यवसाय को आजकल बहुत से किसान भाई अपना रहे हैं और इसे अपनाकर अच्छा लाभ भी कमा रहे हैं। और जो लोग अंडा के लिए मुर्गी पालन करना चाहते हैं वो मुर्गी की उन्नत नस्ल व्हाइट लेग हॉर्न का पालन कर अच्छी आय भी ले सकते हैं। तो इस नस्ल की क्या क्या विशेषताएं हैं, आइए जानते हैं एक वैज्ञानिक डॉक्टर सुनील कुमार से। आज किसान भाइयों हम बात करेंगे हमारे देश की एक प्रसिद्ध पोल्ट्री ब्रीड के बारे में। ब्रीड है व्हाइट लेग हॉर्न। ये मेडिटेरियन क्लास की ब्रीड है। मुख्यतः ये इसका ओरिजिन इटली से हुआ है। इसकी मुख्यतः 12 वैरायटीज पाई जाती है जिसमें से सफ़ेद और येलो वैरायटी ज़्यादा फेमस है। मुख्यतः 2 तरीके से पाली जा सकती है, डीप लिटर सिस्टम और केज सिस्टम। डीप लिटर सिस्टम के अंदर ज़मीन के ऊपर बिछावन, जिसे कि लिटर कहते हैं, बिछावन रखी जाती है। उसमें मुख्य रूप से हम मूंगफली का छिलका, लकड़ी का बुरादा ये यूज़ कर सकते हैं। जो भी लोकल आपके अवेलेबल मटेरियल हो वो बिछा सकते हैं। मुख्यतः 4 से 5 सेंटीमीटर मोटाई तक इसके अंदर बिछा देते हैं। और पर एनिमल जो है 50 एनिमल, एक फीडर और एक वाटर अवेलेबल कराया जाता है। ये जो ब्रीड है डीप लिटर सिस्टम में लाइट ब्रीड है, इसलिए 2 स्क्वायर फीट का इसको स्थान चाहिए होता है। मान लीजिए कि अपने को 50 मुर्गियाँ रख रही हैं तो उसके लिए 100 स्क्वायर फीट का अपने को स्पेस चाहिए होता है। और केज सिस्टम की बात करें तो केज सिस्टम के अंदर एक मुर्गी के लिए 0.75 स्क्वायर फीट का एरिया चाहिए होता है। अगर हम उत्पादन की बात करें तो डीप लिटर सिस्टम की तुलना में केज सिस्टम के अंदर अंडों का उत्पादन अच्छा होता है। और जो अंडे डीप लिटर सिस्टम के अंदर सॉइल्ड हो जाते हैं वो केज सिस्टम के अंदर सॉइल्ड नहीं आते हैं। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अंडे की जो डीप लिटर सिस्टम में आती है केज सिस्टम में उसकी तुलना में थोड़ी कम आती है, क्योंकि डीप लिटर सिस्टम के अंदर बर्ड फ्रीली घूमती है तो उसका एनर्जी लॉस ज़्यादा होता है। तो उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, इसके लिए वो ज़्यादा दाना खाती है। तो दाना ज़्यादा खाती है तो इस वजह से इसकी अंडे की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा आ जाती है। जबकि केज सिस्टम के अंदर रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट होने के कारण एनर्जी लॉस कम होता है और कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए वो दाना कम खाती है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आती है। और एक तरीके से वैज्ञानिक तरीके से इसमें हम
मुर्गियों को पाल सकते हैं केज सिस्टम में, जबकि डीप लिटर सिस्टम में ये पॉसिबल नहीं हो पाता। बस केज सिस्टम की एक बात है कि केज सिस्टम में शुरुआती जो लागत आती है वो ज़्यादा आती है डीप लिटर सिस्टम की तुलना में, और बाकी इसके अंदर कम स्थान की आवश्यकता होती है, जबकि डीप लिटर सिस्टम में ज़्यादा स्थान की आवश्यकता होती है। और एक जो मैनेजमेंट होता है वो डीप लिटर सिस्टम की तुलना में केज सिस्टम के अंदर आसानी से हो पाता है। इसलिए जितने भी कमर्शियल पोल्ट्री फार्म हैं वहाँ केज सिस्टम ही पाया जाता है, डीप लिटर सिस्टम नहीं पाया जाता, क्योंकि इसके अंदर डीप लिटर सिस्टम के अंदर अंडों को कलेक्ट करने के लिए भी काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, जबकि केज सिस्टम में अंडों को इकट्ठा करने में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। डीप लिटर सिस्टम में अंडे गंदे हो जाते हैं, मिट्टी में हो जाते हैं, जिससे कि उनकी मार्केट में कीमत कम हो जाती है, जबकि केज सिस्टम में ऐसा नहीं होता है। अंडे बिल्कुल साफ़ होते हैं और उनकी मार्केट में कीमत उतनी ही मिलती है जितनी की होती है। तो इसलिए डीप लिटर सिस्टम की बजाय केज सिस्टम में पालना ज़्यादा लाभदायक होता है। मैंने कहा कि ये उत्पादन के लिए पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। इनका उत्पादन सामान्यतः 280 से 300 अंडे प्रति वर्ष के लगभग इनका अंडा उत्पादन होता है। बॉडी वेट जैसे कि मैंने कहा लाइट वेट है, तो इसमें मेल जो होता है उसका बॉडी वेट 2.5 किलो से 3 किलो के बीच में होता है, और जो मादा होती है उसका बॉडी वेट 2 से 2.5 किलो के बीच में होता है। जिस वाइट लेगॉन ब्रीड के बारे में हम बात कर रहे हैं, सामान्य तौर पर इनमें अंडों का उत्पादन 5 महीने बाद या 20 हफ्ते बाद या 150 दिन बाद होता है, जो कि लगभग सभी ब्रीड्स में होता है। पर ये ब्रीड अंडों के लिए प्रसिद्ध है। जिस वाइट लेगॉन ब्रीड के बारे में हम बात कर रहे हैं, सामान्य तौर पर इनमें अंडों का उत्पादन 5 महीने बाद या 20 हफ्ते बाद या 150 दिन बाद होता है। उसके बाद में 13 महीनों तक इनसे अंडों का उत्पादन लिया जाता है। कुल मिला के 18 महीने तक इन मुर्गियों को पाला जाता है कमर्शियल तौर पर, और 18 महीने बाद इनको मीट पर्पस के लिए बेच दिया जाता है और इनको मांस के रूप में फिर उपयोग में लाते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है जिला मधुबनी के कृषक विनीत कुमार ने। यह आलू की फसल में लगने वाले कटुआ कीट के रोकथाम के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो विनीत कुमार जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। फसलें देख रहा हूँ, इसमें जो आलू है, मकई है और ये जो सूरजमुखी का पौधा है, इसको जब ये रोपाई या बुआई से करीबन 15 से 20 दिन के बाद पौधे करीब ज़मीन से जस्ट ऊपर आते हैं, उसी समय ये कजरा कीट का प्रकोप आता है। इसका प्रकोप जो है आप जनरली जहाँ जल जमाव की समस्या है, कोसी क्षेत्र में देख रहे होंगे कि ये जलीय क्षेत्र है, काफ़ी जल जमाव रहता है। यहाँ का मिट्टी को देखेंगे आप तो ये दोमट मिट्टी है, तो इसमें इसके प्रकोप होने की संभावना आपका 80 से 90% होता है, और ये इसके कारण करीब फसलों को 20 से 25% तक आपका नुकसान पहुँचा देता है। देखिए, जो कजरा कीट है इसकी जनसंख्या जो है आपका अक्टूबर से लेके दिसंबर तक में इसका प्रकोप ज़्यादा रहता है। इस समय जो टेम्परेचर का जो रेंज है, न्यूनतम तापमान इसका करीबन 16 डिग्री से लेके मैक्सिमम टेम्परेचर आपका 25 से 27 डिग्री सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर रहता है। इस समय ये अनुकूल वातावरण है, प्लस इसका जो ह्यूमिडिटी का जो रेंज है, ह्यूमिडिटी करीबन आपका 80 से 90 डिग्री सेल्सियस का है। इस समय इसका जो जनरेशन है काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है, इसका रिप्रोडक्शन बहुत फास्ट होता है इस समय। यही कारण है कि इन समय ये आलू के फसल में, ये आपका मकई के फसल में, प्लस ये आपका जो सूरजमुखी का जो फसल इन्हीं समय में लगता है, इस समय इसका प्रकोप ज़्यादा होता है और ये जड़ के जस्ट मिट्टी से जस्ट ऊपर वाले भाग को ये काट के गिरा देता है। ये बिल्कुल मिट्टी के रंग का होता है और इसका प्रकोप जो है दिन में नहीं रहता है, दिन में ये सुसुप्तावस्था में रहता है। जैसे ही संध्या कालीन होता है, ये करीब गोधूली बेला जिसको कहते हैं आप, गोधूली बेला में ये ज़मीन से बाहर निकलता है और इसको अपना पौधे को डैमेज करना, काटना शुरू कर देता है।
तो इसके नियंत्रण के लिए आप बाज़ार में उपलब्ध है सुपर डी 1 से 1.5 ml पर लीटर के हिसाब से घोल बना के आप शाम के समय में इसका छिड़काव करें। साथ में दूसरी प्रकार की दवा है 2 ml पर लीटर के हिसाब से इसका छिड़काव कर सकते हैं। इसमें एक और है कि देखिए कोई भी कीट जो है किसी भी पौधे को तभी डैमेज पहुंचाता है जब तक उसमें मिठास होता है। तो मिठास लाने के लिए क्या हो तो पौधे के पास ही क्यों जाता है, बीच में क्यों नहीं मिलता। तो इसके लिए आप क्या करें कि उसमें प्रत्येक पंप में 15 लीटर का जो पंप है उसमें 50 ग्राम गुड़ का मिश्रण तैयार कर लें, शरबत तैयार कर लें और उसमें डाल दें और उसके बाद छिड़काव करें। छिड़काव करने से क्या होगा कि पूरा एरिया जो है आपका मीठामय हो जाएगा और उसमें जहर मिला हुआ है तो ज़्यादा कवरेज एरिया जो है मारने का परसेंटेज जो है आपका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा और उसके कारण आप आसानी से कजरा कीट का नियंत्रण कर सकते हैं। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। जाड़े के मौसम में नवजात बछड़े बछड़ियों की देखरेख, अच्छे उत्पादन के लिए बटन मशरूम कक्ष में किए जाने वाले आवश्यक प्रबंध। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है annadatabihar@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी वक्त आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।